कभी कभी दोस्तों के साथ एक छोटा सा रोड ट्रिप का प्लान बनता है और लगता है कि बस कुछ घंटों की ही तो बात है। लेकिन सोचिए, अगर वही छोटा सा सफर एक ऐसी रात में बदल जाए जिससे आप कभी बाहर ही ना निकल पाएं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास द मिडनाइट लैबिरिंथ ऑफ लोनावला हॉन्टेड मेंशन नाम की एक कहानी का अंश है। इसमें 3 दोस्त हैं, रवि, आदित्य और करण, जो पुणे से लोनावला के लिए निकलते हैं और उनका ये सफर एक भयानक भूल भुलैया में खत्म होता है। और ये सिर्फ दरवाजे के पीछे से बू करने वाली कहानी नहीं है। इसमें डर को बहुत धीरे धीरे, बहुत सोच समझकर बनाया गया है। ये कहानी इस बात की पड़ताल करती है कि जब हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी हिम्मत सब कुछ जवाब दे जाता है, तब हम कितने बेबस हो सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे एक सुनसान सड़क से शुरू हुआ डर एक ऐसी हवेली के अंदर पहुंचता है जो खुद एक जिंदा शिकारी है, और कैसे ये घटना हमेशा के लिए एक किरवंती बन जाती है। चलिए तो फिर इस डरावने सफर में उतरते हैं। शुरुआत तो बड़ी आम सी होती है। 3 दोस्त, रवि, आदित्य और करण, काम खत्म करके पुणे से लोनावला के लिए निकलते हैं। लेकिन ऑफिस और शहर के ट्रैफिक ने उन्हें इतना लेट कर दिया कि जब तक वो लोनावला घाट की घुमावदार सुनसान सड़कों पर पहुंचे, रात के 11 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा, और तभी बिल्कुल बीच रास्ते में एक झटके के साथ उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। और यहीं से कहानीकार डर का पहला बीज बोता है। ये हॉरर का एक क्लासिक सेटअप है। सुनसान जगह, रात का अंधेरा और खराब गाड़ी। सोचिए, ये तीनों चीजें हमसे क्या छीन लेती हैं? हमारी सुरक्षा, गाड़ी यानी भागने की काबिलियत, और मोबाइल का नेटवर्क न होना यानी बाहरी दुनिया से संपर्क। अचानक आप मॉडर्न दुनिया से कटकर एक पुरानी आदिम दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ आपका डर आपका साथी होता है। सही बात है। और ऐसी हालत में ही लोगों का असली रंग दिखता है। करण, जो शायद थोड़ा वहमी किस्म का है, तुरंत घबरा जाता है। वो कहता है, ये जगह ठीक नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ है यहाँ। लेकिन आदित्य, जो ग्रुप का प्रैक्टिकल या कहें कि हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, उसका मजाक उड़ाता है। वो हंसते हुए कहता है, अरे डरपोक, भूत वूत कुछ नहीं होते, गाड़ी ठीक हो जाएगी। किरदारों का ये टकराव बहुत जरूरी है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ उसे नकारने की कोशिश। कहानी लिखने वाले ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम, यानी पढ़ने या सुनने वाले, किसी न किसी से खुद को जोड़ सकें। हम में से कुछ करण की तरह उस अनजाने डर को महसूस करेंगे, और कुछ आदित्य की तरह उसे मजाक में उड़ाने की कोशिश करेंगे। और रवि, जो ज्यादातर चुप है, वो शायद हम में से उन लोगों की तरह है जो चुप रहकर हालात को समझने की कोशिश करते हैं। माहौल पहले से काफी तनाव भरा था, लेकिन फिर कहानी में एक और डरावना मोड़ आता है। जब वो मदद के लिए गाड़ी से बाहर निकलते हैं, तो रवि की नजर सड़क के उस पार एक पुराने वीरान कब्रिस्तान पर पड़ती है। कहानी में इसका जिक्र बहुत डरावना है। टूटे हुए मकबरे, जमीन में धसे हुए क्रॉस के निशान और कब्रों के ऊपर धुंध की एक चादर। ये नजारा देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। बिल्कुल। कब्रिस्तान का दिखना सिर्फ माहौल को डरावना बनाने के लिए नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक तरह का इशारा। ये उन्हें बता रहा है कि वे अनजाने में एक ऐसी दहलीज पार कर चुके हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बहुत पतली है। ये मौत की मौजूदगी का एक फिजिकल रिमाइंडर है जो उनके अवचेतन मन में बैठ जाता है। इसी डर और बेबसी के बीच उन्हें अचानक थोड़ी दूर एक उम्मीद की किरण दिखती है, एक पीली सी टिमटिमाती हुई रोशनी। उन्हें लगता है कि शायद कोई गांव या ढाबा होगा जहां से मदद मिल सकती है। तीनों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे उस रोशनी की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन वो रोशनी उन्हें किसी ढाबे पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, पुरानी और एकदम खंडर हो चुकी हवेली के सामने ले आती है। यहीं पर कहानी का मनोवैज्ञानिक जाल शुरू होता है। वो पीली रोशनी उम्मीद नहीं, बल्कि एक चारा है। जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को फंसाने के लिए दाना डालता है। और हवेली का दरवाजा, वो थोड़ा सा खुला हुआ है। यह एक तरह का निमंत्रण है। सोचिए, जब आप डरे हुए और थके हुए हों, तो एक बंद दरवाजे के मुकाबले एक खुला दरवाजा कितना आकर्षक लगता है। वो दरवाजा मानो कह रहा हो, अंदर आ जाओ, यहां पनाह मिलेगी। वाह, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। मतलब ये एक सोचा समझा जाल था। और वो बेचारे उस जाल में फंस गए। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि ये कोई आम जगह नहीं है। स्रोत के मुताबिक अंदर घुसते ही सड़ी हुई लकड़ी और सीलन की एक अजीब सी बदबू आई। उनके हर कदम पर लकड़ी का फर्श बुरी तरह चरचरा रहा था। ये छोटी छोटी बातें ना डर को और बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, हॉरर लेखन आपकी 5 इंद्रियों पर हमला करता है।
वो आपको सिर्फ डरावनी चीजें दिखाता नहीं बल्कि महसूस कराता है। सड़ी लकड़ी की गंध यानी क्षय, मौत और जिंदगी के खत्म होने का एहसास, और फर्श की वो चरचराहट की आवाज, वो हर पल आपको ये याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी मौजूदगी का पता किसी और को भी चल चुका है। ये सब मिलकर एक ऐसा घुटन भरा माहौल बना देता है जहां से भागना नामुमकिन सा लगने लगता है। कोई चारा न होने की वजह से तीनों दोस्त उसी हवेली के एक बड़े से कमरे में रात गुजारने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस हवेली में सुबह सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही होगी। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है ठीक रात के 3 बजे। ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों से चलने की आवाज आती है, ठक ठक ठक। और यहाँ समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रात के 3 बजे का वक्त कई संस्कृतियों और लोक कथाओं में इसे डेविल्स आवर या शैतान का समय कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस वक्त शैतानी या अलौकिक शक्तियां अपनी पूरी ताकत पर होती हैं। कहानी में इस समय का जिक्र करना एक बहुत चालाक तरीका है, डर को उस स्तर पर ले जाने का जहां तर्क काम करना बंद हो जाता है। रवि ये आवाज सुनकर बुरी तरह डर जाता है और आदित्य को जगाता है, लेकिन आदित्य अब भी अपनी बहादुरी के नशे में चूर है। वो कहता है, अरे कुछ नहीं, शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा। और फिर वो रवि का मजाक उड़ाते हुए बाथरूम जाने के लिए उठ खड़ा होता है। उसका यही आत्मविश्वास, यही दूसरों के डर का मजाक उड़ाना उसके भयानक अंत की वजह बनता है। कुछ ही पल गुजरते हैं और पूरी हवेली आदित्य की एक दिल दहला देने वाली चीख से गूंज उठती है, आ। ये कहानी का वो मोड़ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। हॉरर कहानियों में अक्सर ऐसा होता है कि जो किरदार सबसे ज्यादा शक करता है, जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेखक सबसे पहले उसी को शिकार बनाते हैं। क्यों? ताकि खतरे को असली साबित किया जा सके। जब ग्रुप का सबसे बहादुर और तर्कवादी इंसान मारा जाता है तो बाकी किरदारों और हम दर्शकों को भी ये यकीन हो जाता है कि खतरा मजाक नहीं है, ये सच में जानलेवा है। रवि और करण बुरी तरह घबराकर बाथरूम की तरफ भागते हैं। दरवाजा खोलते ही उनके सामने जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। स्रोत में लिखा है, आदित्य की लाश छत पर लगे एक पुराने टूटे हुए झूमर से लटक रही थी। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं और चेहरा डर के मारे नीला पड़ चुका था। ये वो पल है जहां कहानी सिर्फ रहस्य से निकलकर प्योर हॉरर में दाखिल हो जाती है। अब ये सिर्फ अजीब आवाजों का खेल नहीं था, मौत उनके सामने खड़ी थी। और मौत का तरीका भी देखिए, झूमर से लटका देना। ये एक बहुत ही हिंसक और अपमानजनक मौत है। ये दिखाता है कि जिस ताकत ने भी ये किया है वो बेहद क्रूर है और शायद इंसानी तकलीफ से उसे मजा आता है। और वो खुली हुई आंखें, वो इस बात का सबूत हैं कि आदित्य ने मरते वक्त उस खौफनाक चीज को देखा था। ये जानकारी ही रवि और करण के लिए सबसे ज्यादा डरावनी थी। अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर रवि और करण के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस हवेली से जिंदा बाहर निकलना। वो पागलों की तरह उसी मेन दरवाजे की तरफ भागे जहां से वो अंदर आए थे। लेकिन वहां पहुंचकर जो हुआ वो आदित्य की मौत से भी ज्यादा डरावना था। वहां अब कोई दरवाजा था ही नहीं, सिर्फ एक ठोस दीवार। यहाँ कहानी एक बहुत चालाक मोड़ लेती है। अब डर किसी भूत या आत्मा से नहीं है जो हवेली के अंदर कहीं छिपा है। अब डर खुद हवेली ही है। हवेली एक जिंदा सांस लेने वाली शैतानी चीज बन चुकी है जो अपना आकार बदल सकती है, जो दरवाजे और रास्ते अपनी मर्जी से बना और मिटा सकती है। सोचिए, जब भागने की जगह ही आपका शिकारी बन जाए तो आप कहाँ जाएंगे? इसी को कुछ लोग आर्किटेक्चरल हॉरर कहते हैं, और ये सबसे भयानक इसलिए है क्योंकि ये आपके सबसे बुनियादी भरोसे को तोड़ देता है कि जमीन और दीवारें अपनी जगह पर रहेंगी। ये तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दोनों घबराहट में इधर उधर भागते हैं, तभी उन्हें हॉल के दूसरी तरफ एक और दरवाजा दिखाई देता है। एक पल के लिए उनमें उम्मीद की किरण जगती है। वो उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचते हैं वो दरवाजा भी उनकी आंखों के सामने दीवार में बदल जाता है। वो एक भूल भुलैया में फंस चुके थे, एक ऐसा माया जाल जिसे हवेली खुद कंट्रोल कर रही थी। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक आतंक का चरम है। जी, डर इस बात से नहीं आ रहा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डर इस बात से आ रहा है कि उनके आसपास की दुनिया के नियम ही बदल गए हैं। बिल्कुल, फिजिक्स के नियम काम नहीं कर रहे हैं। आप जिस चीज पर भरोसा करके भाग रहे हैं वही धोखा दे रही है।
ये अपने हालात पर से काबू खो देने का सबसे भयानक एहसास है। और जब वो इस जाल में पूरी तरह फंसकर थक जाते हैं, तब असली शिकारी उनके सामने आता है। हॉल के अंधेरे कोने से एक काला, बहुत लंबा साया निकलकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं और उसकी आवाज कहानी के मुताबिक ऐसी थी जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो। वो साया उनसे सिर्फ एक लाइन कहता है, तुम यहां से नहीं जा सकते। इस साए का रूप देखिए, काला रंग, लंबा आकार, लाल आंखें। ये बुराई का सबसे क्लासिक और यूनिवर्सल चित्रण है। और उसकी आवाज जो कब्र से आती हुई बताई गई है, वो साफ कर देती है कि ये कोई जिंदा चीज नहीं है, ये मौत का ही एक रूप है जो उन्हें लेने आया है। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। वो साया पहले करण को अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंजती है और फिर अचानक बंद हो जाती है। इसके बाद वो रवि की तरफ बढ़ता है। रवि की भी चीखें धीरे धीरे खामोशी में डूब जाती हैं। कहानी का ये अंत बहुत ही क्रूर है। कोई नहीं बचता, कोई उम्मीद नहीं छोड़ी गई है। और कई बार ऐसा अंत कहानी के असर को और भी गहरा बना देता है। ये हमें ये महसूस कराता है कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिनके सामने इंसान बहुत छोटा और बेबस है। उनकी चीखों का खामोशी में बदल जाना इस बात का प्रतीक है कि हवेली ने उन्हें सिर्फ मारा नहीं, बल्कि निगल लिया। उनकी पहचान, उनका अस्तित्व, सब कुछ मिटा दिया। एकदम खौफनाक अंत। और सबसे डरावनी बात यह है कि कहानी का असर उस हवेली के अंदर ही खत्म नहीं होता, बल्कि हमारी असली दुनिया तक पहुंचता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब पुलिस को खबर मिलती है तो उन्हें लोनावला रोड पर सिर्फ वो गाड़ी मिलती है। अंदर किसी का कोई नामो निशान नहीं। तीनों दोस्त ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी थे ही नहीं। और यहीं से एक खौफनाक हकीकत एक डरावनी किंवदंती में बदल जाती है। कहानी का आखिरी हिस्सा इसी प्रक्रिया को दिखाता है। उसमें लिखा है, आज भी कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान वाली हवेली में जो भी रात को जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और रात के 3 बजे अब भी वहां से चीखें सुनाई देती हैं। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब 3 दोस्तों की एक निजी त्रासदी अब एक पब्लिक वार्निंग, एक डरावनी लोक कथा बन गई है। बिल्कुल, किंवदंतियां ऐसे ही तो बनती हैं। एक सच्ची घटना या जिसे लोग सच मानते हैं, जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है तो वो उस जगह की पहचान का हिस्सा बन जाती है। रात को वहां मत जाना, वहां से आवाजें आती हैं, ये जुमले उस डर को हमेशा जिंदा रखते हैं। अब वो हवेली सिर्फ एक खाली इमारत नहीं है, वो एक चेतावनी है, एक ऐसी जगह जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। डर अब उस इमारत की ईंटों में बस चुका है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी डर पैदा करने के लिए बहुत चालाकी से कई परत इस्तेमाल करती है। शुरुआत होती है जाने पहचाने डरों से, गाड़ी खराब होना, सुनसान जगह पर फंस जाना। फिर ये किरदारों के अंदरूनी डर और शक के साथ खेलती है और आखिर में ये डर को एक बाहरी शक्ति से हटाकर उस जगह को ही सबसे बड़ा राक्षस बना देती है, जिससे भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे समेटा है। और अगर हम एक और परत जोड़ें तो ये कहानी हमारे कुछ सबसे बुनियादी डरों पर चोट करती है। कहीं फंस जाने का डर, अंधेरे में छिपी किसी अनजानी चीज का डर, और सबसे बढ़कर अपने हालात पर से काबू खो देने का डर। आदिति को लगता था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, वो तर्क से हर चीज को समझ सकता है, लेकिन हवेली ने उसे ही सबसे पहले अपना शिकार बनाकर ये साबित कर दिया कि कुछ जगहों पर तर्क और विज्ञान के नियम लागू नहीं होते। ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ जाती है। सोचिए, अगर उस हवेली का दरवाजा खुद ब खुद न खुलता और उन्हें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ता, तो क्या हवेली का बर्ताव उनके प्रति तब भी वैसा ही होता? या फिर क्या हवेली सिर्फ उन्हीं को अपना शिकार बनाती है जो उसकी दावत को, उसके खुले दरवाजे के उस खामोश निमंत्रण को अपनी मर्जी से स्वीकार करते हैं?